Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know, I am your chemistry expert and today we are going to start with chapter surface chemistry. देखिए इस चैप्टर के बारे में ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ये एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है सरफेस फिनोमिना से. You can say that, we'll write it down, that surface chemistry is the branch of chemistry that deals with basically the surface phenomenon, or we can say it deals with the interface phenomena. देखिए सरफेस और इंटरफेस एक ही चीज़ होती है. अब हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दैट व्हाट एक्चुअली इज द इंटरफेस. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, ठीक है, तो आसपास एयर है और ये है मार्कर. तो ये मार्कर आप कह सकते हो जो मार्कर है इस एनवायरनमेंट से या इस एयर से आप इसको सेपरेटली देख पा सकते हो ना. क्यों? क्योंकि इसकी एक लाइन है जो सेपरेट कर रही है इसको एयर से. इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस. सो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज एक्चुअली अ लाइन. इंटरफेस इज एक्चुअली अ लाइन that separates the two surfaces. Interface is a line that separates the two surfaces. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये मार्कर है, ठीक है, तो ये जो मार्कर का ये जो लाइन है जो ये इसको पूरा एयर से अलग कर रहा है, दिस इज द इंटरफेस, राइट. तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सारा इंटरफेस फिनोमिना के बारे में ही पढ़ने वाले. अब अगर आप ये इंटरफेस की बात करो, मतलब ये जो लाइन है जो सेपरेट करती है दो सर्फेसेस को, कि आपको दो चीज़ें अलग अलग दिखती है, तो ये जो इंटरफेस है अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर ये इंटरफेस क्लियरली विजिबल है. सॉलिड्स के अंदर ये इंटरफेस क्लियरली विजिबल है. लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास लिक्विड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं आपके पास मिसिबल लिक्विड्स, आपको पता है, जो थॉरली मिक्स हो जाते हैं, और एक होते हैं आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स जो पूरे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करती हूँ तो क्या वो थॉरली मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते. दे आर इमिसिबल. मतलब अगर मैं यहाँ एक कंटेनर ले लूँ और इसके अंदर पानी ले लूँ और पानी के साथ में इसमें ऑयल डाल दूँ तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपको ऑयल ऊपर फ्लोट करता दिखेगा. तो मतलब ये क्या है? एक इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ये आपस में घुलते नहीं हैं. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इथेनॉल ले लूँ या वाटर ले लूँ और उसके अंदर मैं, जैसे यहाँ मैंने इथेनॉल लिया तो यहाँ मैं वाटर डाल दूँ, तो आप देखोगे कि वो थॉरली मिक्स हो जाएंगे. दे विल मिक्स विथ ईच अदर. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इमिसिबल सब्सटेंस है, तो आपको जब आप इसको डालोगे तो कुछ टाइम के बाद ही आपको दिखने लग जाएगा कि ये आपस में घुले नहीं है, एंड यू विल सी दैट ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या होगा? एक अलग सी लेयर बन जाएगी ऑयल की और एक अलग सी लेयर आपको दिखेगी वाटर की. मतलब यहाँ पे आपको इंटरफेस विजिबल होगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं मिसिबल लिक्विड्स की बात करूं तो वो थॉरली आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे. वहाँ पे कुछ ऐसी सेपरेट लेयर्स नहीं बनेगी कि आपको पता लगे कि ये इथेनॉल है या ये वाटर है. तो दैट मीन्स जो हमारे मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर हमें इंटरफेस नहीं दिखता, ठीक है. तो आप समझ गए ना, सॉलिड्स के अंदर तो क्लियरली विजिबल है. और क्या रीज़न है? क्योंकि उनकी वो सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनकी एक प्रोमिनेंट शेप होती है, इसलिए आपको इंटरफेस क्लियरली विजिबल है. लेकिन लिक्विड्स की बात करें तो जो आपके इमिसिबल वाले लिक्विड्स हैं उनके अंदर तो आपको दिखेगा इंटरफेस, क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं होते. लेकिन जो मिसिबल लिक्विड्स हैं वहाँ पे आपको इंटरफेस नहीं दिखता, बिकॉज दे गेट थॉरली मिक्स विथ ईच अदर. अब ऐसे ही हम गैसेस की बात करते हैं कि क्या गैसेस के अंदर आपको इंटरफेस दिखता है? तो गैसेस के अंदर भी हमें इंटरफेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता. द रीजन इज दैट बिकॉज दे गेट थॉरली मिक्स विद ईच अदर. तो इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री तो होती नहीं है, इसलिए पूरा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और हमें वहाँ पे इंटरफेस देखने को नहीं मिलता.
समझ गए आप? तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सरफेस और इंटरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आप समझ चुके हो कि इंटरफेस क्या होता है और कहाँ पे आपको देखने को मिलता है और कहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्योंकि सॉलिड्स ही रिजिड है, उन्हीं की प्रोमिनेंट शेप है, तो इसलिए इस चैप्टर में बेसिकली हम सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कौन से सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे? ज़्यादा सॉलिड्स के सर्फेसेस के बारे में। एक और चीज़, अब आपको पता है कि हमारे आसपास हर जगह पे इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट होती ही है, ठीक है? तो सॉलिड सरफेस को पढ़ने के लिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, तभी आप अच्छे से उसकी नेचर को जान पाओगे। तो किसी भी सॉलिड को पढ़ने से पहले क्या करते हैं? इसको हम इवैक्यूएट करते हैं। वी इवैक्यूएट इट विथ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ to 10⁻⁹ प्रेशर अप्लाई करके, पास करके इसको इवैक्यूएट करते हैं ताकि इसके सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे, और सो दैट जो भी आप फिनोमिना पढ़ो वो आप अच्छे से पढ़ पाओ, कोई भी इम्प्योरिटी वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। और इतने प्रेशर से अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़, और जो आप जिस सॉलिड सरफेस के बारे में पढ़ना चाहते हो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो basically now I think you are familiar with the introduction, so I think we should define the surface chemistry branch in a technical way। तो हम बोलेंगे कि जो surface chemistry है वो हमारी एक ऐसी ब्रांच है, लिख लेते हैं, you also write it down, it is the branch of chemistry that deals with, it is a branch of chemistry that deals with nature of surfaces, कि surfaces कैसे कैसे होते हैं, nature of surfaces and also the changes occurring on that surfaces, और surfaces पे कैसे कैसे changes हो सकते हैं, changes occurring on surfaces. So this is what is surface chemistry, and as I told you that interface is clearly visible in solids, so in this chapter we will be considering more the सॉलिड सर्फेसेस। अब ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास आ जाएगा एड्सॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा कैटालिसिस, एंड द थर्ड फिनोमिना विच विल स्टडी इज अबाउट द कोलॉइड्स। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है हम उसको पढ़ते हैं। अब देखिए हम एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ाने से पहले मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देना चाहती हूँ जो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। एज यू नो अबाउट द स्पंज, आपको पता है स्पंज क्या होता है। तो अगर हम स्पंज को, अगर आप कहो कि मैं स्पंज को वेट कर देती हूँ और उसको मैं सॉइल के ऊपर रख देती हूँ, सैंड के ऊपर रख देती हूँ लेट्स से, तो क्या होगा? जैसे ये आपकी स्पंज है, ठीक है, ये आपकी स्पंज है, ये वेट स्पंज है। अब इसको जब आप सॉइल के ऊपर या सैंड, कुछ भी आप कह लो, उसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा कि ये जो स्पंज होगा उसके सरफेस पे, जो सरफेस टच होगा सैंड के साथ, उस पे वो सैंड स्टिक कर जाएगी, कर जाती है ना। अगर गीली स्पंज है उसको आप सैंड पे रख रहे हो तो क्या होगा? उसका जो सरफेस है जो आपने सैंड के साथ कांटेक्ट में लाए हो, वो पूरा का पूरे सरफेस पे सैंड चिपक जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो जो सैंड है वो स्पंज के अंदर तो नहीं जाएगी, बाहर ही स्टिक करेगी ना। तो आप कह सकते हो कि जो सैंड का कंसंट्रेशन है वो उसके सरफेस पे ही है, उसके अंदर तो नहीं है ना, बल्क में तो नहीं है ना। दिस इज व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को अपने सरफेस पे स्टिक करा लेता है और उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके अंदर मतलब उसके बल्क में वो कंसंट्रेशन नहीं होती, ज़्यादा मतलब होती ही नहीं है। आप ये तो हम कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली कम होती है कुछ, पर एक्चुअली होती ही नहीं है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन सिर्फ एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स स्टिक कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने स्पंज ली तो हम कह सकते हैं इट इज अ फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस इज गोइंग टू रिटेन और अट्रैक्ट these substance on its surface such that its concentration is high on the surface, जो concentration होगी high concentration on surface then in the bulk. This is what is adsorption. अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, एड्सॉर्प्शन होती क्यों है। अब देखिए जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ,
कोई मॉलिक्यूल बल्क के अंदर है तो उस पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे है यहाँ, तो यहाँ पे तो सिर्फ नीचे से ही फोर्सेस लग रहे हैं ना, यहाँ जो लग रहे हैं वो सिर्फ नीचे से फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अंडर टेंशन, दे आर अंडर टेंशन, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उसके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं है ऊपर जो उसको ऊपर की तरफ ही रिटेन कर पाए। तो जो भी वो अपनी जगह पे रिटेन हुए पड़े हैं वो किस लिए हुए पड़े हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुल देमसेल्व्स फ्रॉम द लोअर मॉलिक्यूल्स। यही कह सकते हो ना आप कि इन पे नीचे से अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन इनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो अपने जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उनको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसलिए जो सरफेस होता है ना, हमेशा सरफेस इज ऑलवेज अंडर द टेंशन। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स जो हमारे सरफेस पे है उन पे हमेशा ही नीचे की तरफ से एक पुल लग रहा है और वो बहुत जोर लगाकर अपने आप को वहां पे रिटेन करे हुए हैं अपनी जगह पे, राइट। सो इसका मतलब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। कह सकते हो ना आप कि उनके फोर्सेस बैलेंस नहीं है। बल्क वाले का फोर्स तो बैलेंस है, इधर से लग रहा है तो इधर से भी लग रहा है, ऊपर से लग रहा है तो नीचे से भी लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे का इफेक्ट। लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पे क्या लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब उनके फोर्सेस कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं। अब जब फोर्सेस कैंसिल नहीं हो पाएंगे, अनबैलेंस्ड होंगे, तो इसका मतलब वो जो सरफेस होगा दैट इज अंडर द टेंशन। तो अगर वो किसी और मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेगा, किसी और मॉलिक्यूल्स को, बाहर के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे अटैच कर लेगा, तो वो अपने रेसिडुअल फोर्सेस को बैलेंस कर पाएगा। मानते हो ना आप ये बात, उस अपनी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर पाएगा। तो एड्सॉर्प्शन का कारण ही यही है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड द अदर सब्सटेंस, एंड द रीजन इज टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट, और यू कैन से टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। तो आप समझे एड्सॉर्प्शन क्या होता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स और बताती हूँ मैं आपको। आपको पता है, अगर आप ये एक्टिविटी कर भी सकते हो, आप एक कंटेनर लो, उस कंटेनर के अंदर ऑब्वियसली गैस होगी, वैक्यूम तो मैं बोल नहीं रही हूँ, तो जहाँ पे वैक्यूम तो हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर वैक्यूम आप क्रिएट नहीं कर रहे हो तो हर चीज़ जो आप इनक्लोज कर रहे हो उसके अंदर कुछ गैसेस तो होंगी ही ना, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस है। तो यहाँ पे हम लेट्स से बैरोमीटर लगा देते हैं टू मेजर द प्रेशर। लेट्स से बैरोमीटर की रीडिंग कुछ भी x आ गई, क्यों, क्योंकि गैसेस है एंड वी नो दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार हमने गैस लिया और बैरोमीटर से हमने प्रेशर को मेजर कर लिया, लेट्स से उसकी वैल्यू आ गई x। अब इसमें हमने एक एनिमल चारकोल का पीस रख दिया। क्या रख दिया, एक एनिमल चारकोल का पीस रख दिया। तो कुछ देर के बाद हमने देखा बैरोमीटर की जो रीडिंग थी वो x से चेंज हो गई। क्या हो गई, लेट्स से y हो गई, और जो y था दैट वाज लेस देन x। जो y मतलब प्रेशर क्या हो गया, विद टाइम कम हो गया, मतलब जब आपने एनिमल चारकोल रखा तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई एज कंपेयर टू जो वैल्यू उसकी प्रीवियस थी जबकि एनिमल चारकोल नहीं था। तो आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है। एनिमल चारकोल की टेंडेंसी होती है कि इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द गैसेस ऑन इट्स सरफेस। मतलब एनिमल चारकोल का पावर है कि इट कैन रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो उन मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेता है। अब जो गैसेस यहाँ थी वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, अब गैसेस इसके सरफेस पे चिपकने लगी, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ से गैसेस कम हो गई, वो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई, तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या कर गया, फॉल कर गया। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन कि अगर कहीं पे भी आप कह सकते हो आपके पास कोई कंटेनर है, वहाँ कुछ गैसेस हैं, गैसेस का प्रेशर है, सो देयर यू कैन शो the occurring of adsorption, keep an animal charcoal piece, and after some time you will see that the value of the pressure falls because animal charcoal has a tendency to absorb gas molecules, right? और आपको पता है इसी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कोल माइंस में जितने भी लोग काम करते होते हैं, कोल माइंस में बहुत सी पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो जितने वर्कर्स होते हैं ऑब्वियसली उस पॉइजनस गैस को इनहेल करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, दे विल सफर लॉट ऑफ डिजीजेस। सो व्हाट एक्चुअली दे डू, जितने कोल माइंस के वर्कर होते हैं ना, दे आर एडवाइज टू वेयर अ स्पेशल मास्क
वो अपने फेस पे एक मास्क लगा के काम करते हैं, और वो जो मास्क होता है दैट इज मेड अप ऑफ चारकोल, दैट इज अ चारकोल मास्क। अब वो चारकोल मास्क किस लिए होता है? आई थिंक यू गॉट इट। आपने देख लिया है कि जो चारकोल है उसकी टेंडेंसी है कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। अब चाहे गैसेस यूजफुल हैं चाहे गैसेस हार्मफुल है, तो उसकी टेंडेंसी तो सेम रहेगी ना, कि इट विल एब्जॉर्ब दोज गैसेस। अब जो पॉइजनस गैसेस कोल माइंस में लोग जो काम कर रहे हैं, जो इनकाउंटर कर रहे हैं, वो सारी की सारी हार्मफुल गैसेस उनके मास्क पे स्टिक हो जाती है और वो उन गैसेस को ब्रीथ नहीं करते हैं। तो देखो आप कितनी सारी डिजीज हैं जो प्रिवेंट हो जाती है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एड्जॉर्प्शन। और भी हम पढ़ेंगे, तो एक कॉमन एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन का हमने ये ले लिया। एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है, आप सबको अच्छा लगता है शॉपिंग करना, है ना। हम सब पर्सेस खरीदते हैं, लेदर शूज़ खरीदते हैं, बॉटल्स खरीदते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें। आपने देखा होगा कि जब हम अक्सर कुछ बॉटल्स या लेदर की मतलब मेनली मैं बात करूँगी, लेदर वाली चीज़ें हम लाते हैं ना, उसमें छोटे छोटे वाइट पाउचेस होते हैं, शूज़ के अंदर होते हैं, पर्सेस के अंदर होते हैं, उनको सिलिका जेल पाउचेस कहते हैं। ऐसे लिखा होता है, वाइट कलर का पाउच होता है और उस पर ऐसे सिलिका जेल करके लिखा होता है, वाइट कलर के होते हैं, जिसको आप नॉर्मली थ्रो कर देते हो, ठीक है। अब आपको पता है वो पाउचेस क्यों रखे जाते हैं वहाँ? क्योंकि जो सिलिका जेल है ना, उसकी एक टेंडेंसी है कि वो भी एड्जॉर्प्शन शो करता है, और वो एड्जॉर्ब किसको करता है? मॉइस्चर को। तो जो हमारे लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं, शूज़ हो गए, आपके ये पर्सेस हो गए, तो वहाँ पे वो सिलिका जेल के पाउचेस इसलिए होते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर पाए। अगर मॉइस्चर एड्जॉर्ब नहीं होगा तो जो लेदर है वो ख़राब हो जाता है विद टाइम। तो कोई भी चीज़ मार्केट में आपको मिल रही है तो बिल्कुल नए एक न्यूली फॉर्म में मिलती है, ख़राब तो मिलती नहीं है। दैट इज़ द रीज़न टू प्रिवेंट दैट उसके अंदर वो सिलिका जेल के पाउचेस रखे जाते हैं। सो दूसरा एप्लीकेशन एक और आ गया हमारे पास एग्जाम्पल कि एड्जॉर्प्शन हम कहाँ पे देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास शुगर केन का जूस आप सबने पिया होगा। कैसा दिखता है वो शुगर केन का जूस? येलो होता है ना कलर के अंदर। आपको पता है अगर आप शुगर केन के जूस के अंदर भी एनिमल चारकोल का पीस डाल दो तो ये जो शुगर केन का जूस है इट विल चेंज इनटू वाइट, क्योंकि एनिमल चारकोल की टेंडेंसी है एड्जॉर्प्शन की, कलर्ड कंपोनेंट को भी एड्जॉर्ब कर लेता है, गैसेस को भी एड्जॉर्ब कर लेता है। इवन अगर आप कोई डाई ले लो, कोई कलर्ड डाई ले लो और उसके अंदर आप एनिमल चारकोल का पीस डाल दो तो भी क्या होगा? ये जो डाई होगी ये कलरलेस हो जाएगी। द रीजन बिहाइंड because animal charcoal has a strong tendency to absorb gases, to absorb the colored component। इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि animal charcoal अभी तक जितना हमने पढ़ा I think it's clear कि animal charcoal basically has a tendency to show the absorption। तो मेरे को लगता है कि absorption का जो ये basic सा introduction हमने किया ये काफ़ी clear हो गया। So now it's the time to do the definition। तो कैसे define करोगे आप? हम इसको बोलेंगे it is a phenomena of retaining the molecules of the substance। मतलब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स रिटेन कर लेना, आप इसको अट्रैक्ट भी लिख सकते हो, अट्रैक्ट कर लेना कहाँ पे? ऑन द सर्फेस ऑफ अदर सब्सटेंस सच दैट the substance is at the higher concentration on the surface as compared to bulk। समझ गए? अब जहाँ पे भी हम एड्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है वहाँ पे हम दो टर्म्स करते हैं, वन इज एड्जॉर्बेंट एंड द अदर इज एड्जॉर्बेट। गॉट इट? वन इज एड्जॉर्बेंट BENT, अदर इज एड्जॉर्बेट BATE। अब देखिए एड्जॉर्बेंट किसको बुलाते हो आप? एड्जॉर्बेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने स्पंज को सैंड पे रखा तो स्पंज के ऊपर चिपका ना सैंड, तो स्पंज को हम क्या बुलाएंगे? एड्जॉर्बेंट BENT वाला, ठीक है। और जो चीज स्टिक हुई उसको हम क्या बुलाएंगे? एड्जॉर्बेट। तो आप समझ गए ना कि एड्जॉर्बेंट क्या होता है? एड्जॉर्बेंट वो सरफेस होता है जहां पे एड्जॉर्प्शन होती है, ऑन विच द एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एंड एड्जॉर्बेट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स एड्जॉर्ब्ड। जो चिपकता है सरफेस पे that is the adsorbate। So I think you got it। And if somebody asks you that what is the cause behind adsorption, तो आप क्या बताओगे? Obviously the cause behind is to balance the unbalanced forces or to reduce the surface tension due to the leftover intermolecular force of attraction। So this is the reason कि adsorption जो होती है
वो अकर करती है. एंड एज फार एज एग्जाम्पल्स आर कंसर्न, सो आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन पॉकेट नाउ. एक तो आपने ये कर लिया, सपोज यू हैव अ गैस इन कंटेनर, यू कीप एन एनिमल चारकोल पीस, द प्रेशर फॉल्स. दूसरा हमने किया कि वी हैव सिलिका जेल पाउचेज इन द पर्सेज और इन द लेदर आइटम्स और इन द बॉटल्स एज वेल बिकॉज इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. तीसरा हमने किया शुगर केन जूस इज येलो बट इफ यू ट्रीट इट विद एनिमल चारकोल इट टर्न्स व्हाइट. व्हाई? बिकॉज इट अगेन हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब. And this also, if you shake the colored dye with the animal charcoal, the dye will be colorless because again the animal charcoal has a strong tendency to attract the gaseous molecules as well as the colored part of the dye. As you saw that the dye changes to colorless. So this is what is the basic introduction about the adsorption. I think you got it. Now we move ahead with the new topic where we'll study about the types of adsorption. Now if we discuss about the type of adsorption, depending upon the forces which are existing between the adsorbent and the adsorbate, मतलब adsorbent और adsorbate किस तरह से attached है आपस में, अगर हम उन forces को देखें तो हम adsorption को दो categories में classify कर पाएंगे. One is the physical adsorption, other is the chemical adsorption. अब देखिए जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, वहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट आपस में बॉन्ड बनाएगा, दे आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस एंड दोज वीक फोर्सेस आर वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस. लेकिन अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया. और केमिकल रिएक्शन जहाँ भी होता है आपको पता है दे पोजेस द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिजिकल मतलब फिजिकली अटैचमेंट हुआ है, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया है जिसके कारण जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो समझ गए आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकंड अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन होती है. बॉन्ड कैसे बनता है? अट्रैक्शन होने से ही बनता है ना. जब कभी अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ वो फिजिकली एडहियर कर रहे हैं आपस में. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इंथैल्पी है दैट इज द लो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. मतलब अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही है ना, कि दोनों में हो तो अट्रैक्शन ही रहा है. बेसिकली इसमें चाहे कम है अट्रैक्शन, इसमें ज़्यादा है, पर है तो बेसिकली अट्रैक्शन ही ना एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में. तो यहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट आपस में एडहियर कर रहे हैं, तो चाहे वो एक्सोथर्मिक है लेकिन जो इंथैल्पी है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं है. तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल. लेकिन अब क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी लिबरेट ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेबल होगा ना यहाँ पे जहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा. तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज अबाउट 80 to 120 किलो जूल्स पर मोल जो लिबरेट होती है एनर्जी. अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, मतलब कोई भी एड्सॉर्बेंट के साथ फिजिकली एडहियर कर सकता है बाय वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस. लेकिन जहाँ तक केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात है, आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तो देयर इज अ टेंडेंसी कि भी पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने. सो दैट मीन्स वहाँ पे जो नेचर स्पेसिफिक है वो प्रेजेंट होगी. मतलब एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट के साथ बॉन्ड बनाता या नहीं बनाता, वो चीज़ यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी. तो हम कह सकते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का नेचर है वो स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक तरह की ही सब्सटेंसेस में बॉन्डिंग हो सकती है. अब क्योंकि आपको पता लग गया है दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो आप बताओ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है वो एडहियर हुआ है, ठीक है, वीक वॉन डर वॉल फोर्स से, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपको क्या लगता है एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी या एड्सॉर्प्शन का रेट डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन का रेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब देखो आप टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग. तो क्या होगा, एड्सॉर्ब्ड हुए मॉलिक्यूल्स में भी आप क्या प्रोसेस देख पाओगे, यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो जाएगी. एक न्यू टर्म आ गई आपके पास, डिसऑप्शन. डिसऑप्शन का मतलब है जब रिटेन्ड मॉलिक्यूल्स हटने लगे, एडहियर हुए जो मॉलिक्यूल्स वो हटने लगे, छोड़ने लगे उन सरफेस को, अट्रैक्शन खत्म होने लगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिसऑप्शन. सो एज वी नो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीज, और यू कैन से दैट इट विल गिव राइज टू डिसऑप्शन, राइट.
पर केमिकल एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो टेम्परेचर वहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो शुरू में एक अच्छा फैक्टर है ये, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने हैं वहाँ पे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बनेंगे, तो पुराने तोड़ने के लिए वहाँ पे एनर्जी तो चाहिए ना। तो अगर आप टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे दो तो इनिशियली तो रेट क्या होगा एड्जॉर्प्शन का बढ़ेगा, बट आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज, क्योंकि आफ्टर दैट यही वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि जब एड्जॉर्प्शन पूरी हो चुकी है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टली प्रिंसिपल दैट द एड्जॉर्प्शन विल नॉट बी फेवर्ड। अगेन यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिसऑप्शन। तो हम कह सकते हैं इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए भी, बनाने के लिए भी, बट विद टाइम हमने देखा कि जो एड्जॉर्प्शन का रेट है वो कम हो जाएगा विद मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस तो बेसिकली एक्सोथर्मिक ही है ना, तो जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा आप टेम्परेचर और दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिसऑप्शन। अब हमने बात करी कि कौन से सब्सटेंसेस बेसिकली ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो गैसेस जिनको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं वो मोस्टली फिजिकल एड्जॉर्प्शन से एडियर होती है। एंड एज फार एज केमिकल एड्जॉर्प्शन इज कंसर्न तो ये मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स जो कि आयनिको, दे बेसिकली शो दिस काइंड ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। सो नाउ one more thing is coming in, striking in my mind. Do you know that what is the difference between the absorption and the adsorption? एक आपके पास एड्जॉर्प्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं और एक होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन। दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, पर आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वन इज एडजॉर्प्शन AD एंड द अदर इज एब्जॉर्प्शन AB। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। एक स्पंज लिया आपने, ठीक है, आप स्पंज को पानी के अंदर रखो तो क्या होगा? पूरा स्पंज गीला हो जाएगा। लेकिन अगर वो वेट स्पंज को, वेट नहीं तो अगर ड्राई स्पंज की भी बात करो, अगर आप उसको सैंड के ऊपर रख रहे हो तो क्या सैंड पूरे में फैल रही है? नहीं, सिर्फ उस सरफेस पे आ रही है जो सरफेस सैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये फर्क है। जब कोई चीज़ पूरी की पूरी फैल जाए, मतलब बल्क में भी आ जाए, मतलब उसका पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और बल्क के अंदर भी वो प्रेजेंट हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन। तो हम लिख लेते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है व्हेन द कंसंट्रेशन, आप लिख लीजिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर इन बल्क। जब कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की बल्क के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सरफेस, और जब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको आप क्या बुलाओगे? एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। जो एब्जॉर्प्शन होता है इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्मली होता है। लेकिन अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ये यूनिफॉर्म रेट पे नहीं होता। इनिशियली जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है तो उसका रेट काफ़ी हाई होता है, बट विद टाइम जब सरफेस पूरा का पूरा ऑक्यूपाई होने लग जाता है एड्जॉर्बेट के साथ, तो जो इसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट डिक्रीजेस, आप कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है दैट डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द एड्जॉर्प्शन, प्लीज राइट इट डाउन। देखिए, एड्जॉर्प्शन में आप क्या लिखोगे? पहले हम एब्जॉर्प्शन लिख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या लिखोगे? इट इज अ फिनोमिना व्हेन द सब्सटेंस गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अदर सब्सटेंस, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर इन द बल्क एज कंपेयर टू द surface. On the other hand, if we talk about adsorption, then the concentration of the substance is more on the surface than in the bulk. So this is the first point of difference. दूसरा difference अगर हम लिखें तो absorption में आप क्या लिखोगे? It occurs at uniform rate and the substance get uniformly distributed. But if we talk about the adsorption, पहली बात तो substance doesn't get uniformly distributed. और दूसरी चीज़ क्या है? Its rate is high in the beginning, but with time as the surface gets occupied by the adsorbate, तो क्या होता है आपका ये जो rate है adsorption का, वो with time कम हो जाता है. And you can write the example also, as I told you that in absorption you can write the sponge and the water, and in adsorption you can write the sponge and the mud, or you can write, the best example will be animal charcoal and gases.
तो आई थिंक यू गॉट इट कि आपको कैसे डिफरेंस लिखना है. फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन भी आपको क्लियर है और आपको एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन भी आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. अब मैं आपसे बात करती हूँ. आपको पता है कि जो हमने अभी केमिकल एड्जॉर्प्शन पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर बॉन्ड्स बन जाते हैं. तो वो बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स. एक बेसिक रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स. आपको पता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें आप अनसैचुरेटेड फैट की में हाइड्रोजन डालकर निकल की प्रेजेंस में उसको सैचुरेटेड फैट में आप कन्वर्ट करते हो. तो यहाँ पे जो निकल है ये कैटलिस्ट है, ठीक है. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ना है डिटेल में, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, उसके रेट को बढ़ाता है, लेकिन खुद उसमें कुछ चेंज नहीं आता, पर रिएक्शन करवाने के लिए वो टेम्पररी कुछ इंटरमीडिएट्स बना लेता है. तो ये जो निकल है, अब ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते अच्छे से, तभी हमें निकल को इन्वॉल्व करना पड़ा. तो निकल क्या करेगा? इन दोनों में से एक के साथ रिएक्ट कर लेगा. लेट्स से अगर ये हमारे पास निकल है, इसको हम शो कर लेते. लेट्स से दिस इज निकल, निकल का सरफेस है. तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल के क्लोज डिफ्यूज कर जाता है. हाइड्रोजन निकल के क्लोज डिफ्यूज कर जाता है. एंड देन व्हाट हैपन्स, इनके बीच में फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाती है. इनके बीच में क्या होती है? दे गेट फिजिकली एडियर. लेट्स से अब इनके अंदर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गई. इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं. दे गेट फिजिकली adsorb. Then with time it change into the chemical adsorption. फिर उसके बाद क्या होगा? निकल का सरफेस यही रहा आपके पास, यही है निकल का सरफेस, एंड इट गेट्स केमिकली एड्सॉर्ब्ड. इनमें प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कीमियोजॉर्प्शन. और अगर कोई चीज अटैच हुई हुई वहां से निकल जा रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? डिसॉर्प्शन. सो आई थिंक इट्स क्लियर दैट हाउ द लाइक फंक्शनिंग ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन, दैट इज द कीमियोजॉर्प्शन, कि कैसे वो पहले फिजिकली एड्सॉर्ब हुआ एंड देन द बॉन्ड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ केमिकल बॉन्ड. ऐसे ही अब आपको ये भी पता लग चुका है कि जो एड्सॉर्प्शन है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपके पास इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे लिखोगे आप? इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन्वॉल्वमेंट. तो आप इसको लिखोगे, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है ना. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of adsorbate, एड्जॉर्बेट ही होता है ना, उसी को एड्जॉर्बेट बोलते हो जो स्टिक करता है. एड्जॉर्बेट स्टिक्स और एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ, किसके सरफेस पे स्टिक करता है? एड्जॉर्बेंट. सो दिस इज व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. सो दैट मीन्स डेल्टा एच यहाँ पे क्या रहता है? नेगेटिव. अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ स्टिक कर रहा है तो वहाँ पे जो रैंडमनेस है वो भी कम हो रही है. तो इसका मतलब जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन होता है वहाँ पे हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी भी क्या रहता है? नेगेटिव. और अगर आप इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज से क्वेश्चन में डालोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी का भी आप वैल्यू निकाल सकते हो. तो अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो ये यहाँ आप देखते हो कि जो डेल्टा एस है वो आपके पास क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब भी क्या है? द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होता है तभी तो स्पॉन्टेनियस होता है. डेल्टा जी में आप पुट करोगे तो डेल्टा जी भी यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव का मतलब है इट इज अ स्पॉन्टेनियस. तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है दैट अकॉर्डिंगली टेम्परेचर क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप उस अकॉर्डिंग बता सकते हो कि कौन सा प्रोसेस किस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस है, किस कंडीशन में ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. अदरवाइज जो एंट्रोपी का फैक्टर है वो तो फेवरेबल नहीं है यहाँ पे, और जो एच है वो आपका favorable factor है. So I think you got it that what is the adsorption. So now it is time to start with the adsorption isotherms, और हम उसमें isobars और isosters के बारे में पढ़ेंगे, and we are left with the application of adsorption. Now we are going to start with adsorption isotherm.
देखिए अगर मैं आइसोथर्म की बात करती हूँ तो आपको पता है आइसोथर्म मतलब वी आर ड्राइंग ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है कि ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि आइसोथर्म होता ही यही है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ शोइंग द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट हाउ द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज विद प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ ले रहे हैं XM वर्सेस P। ये आपका प्रेशर हो गया, XM हमारा क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वेयर X इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेट जो स्टिक कर रहा है, और M जो है दैट इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर वो स्टिक कर रहा है। तो अगर ये ग्राफ हम बनाते हैं, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर बनाते हैं, तो हमने ये देखा, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन प्रेशर इनिशियली द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ती रहती है एंड फाइनली आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। सो दैट इज व्हाट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन का रेट है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेडलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। इस ग्राफ का जो आप कह सकते हो कंक्लूजन था, उसको कुछ एक्सपेरिमेंटल्स जो हमने कंडीशंस देखी उसको उन्होंने कंक्लूजन की फॉर्म में दिया। तो लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो आप देखो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि लो प्रेशर पे हमने देखा कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Removing proportionality sign, we can convert this relation into x upon m is equal to kp। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। अब हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया, तो इंटरमीडिएट पे भी हमने ये देखा कि यहाँ पे भी ये बढ़ रहा है, पर कितना बढ़ रहा है उसको हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम हाई प्रेशर का देख लेते हैं। हाई प्रेशर पे हमें पता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि जहाँ पे जो ग्राफ का लाइन था वो कांस्टेंट हो गया, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो आप लिख सकते हो एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब इट इज नो लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई आपका फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स रेट ऑफ desorption. Now, if we look at the results which we obtain on the intermediate pressure, तो उन्होंने बताया कि जो extent of absorption है यहाँ पे directly proportional है pressure पे, which is raised to power 1 by n. n can be any whole number, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर इंटरमीडिएट प्रेशर पे देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट रेज टू पावर 1 बाई n, वेयर n लाइज बिटवीन 0.1 to 0.5, कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। सो दीज वर एक्चुअली द कंक्लूजन्स जो कि इन ग्राफ के ऊपर हमने ऑब्टेन किए। ऐसे ही अभी हमने आइसोथर्म बनाया, अगर हम आइसोबार्स बनाएं मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख के रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम टेम्परेचर से देखेंगे कैसे रिलेट होता है, तो हमने देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है ऐसे, और केमिकल एड्सॉर्प्शन जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ पे हमें इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता है कि देखो दोनों प्रोसेसेस तो एक्सोथर्मिक ही है ना, मतलब दोनों में हीट जब भी एड्सॉर्प्शन होती है, चाहे फिजिकल चाहे केमिकल, मैंने आपको बताया हीट तो लिबरेट होती ही है, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट क्या जा रहा है, कम जा रहा है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ली-चार्टली प्रिंसिपल यही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ली-चार्टली प्रिंसिपल हमें पता है कि कभी भी कोई चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और आप उसमें और वो चीज़ डालते हो तो वो फैक्टर अनफेवरेबल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है, पहले बॉन्ड टूटने हैं, बनने हैं, है ना, तो इसलिए जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है पीक तक, एंड देन उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी फिर डिसऑर्प्शन आ जाती है, क्योंकि प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक ही है। और आपको पता है केमिस्ट्री पूरी, अगर हम कोई भी रिएक्शंस देखते हैं, इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस देखते हैं, वो ली-चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो रेट है दैट इज
getting decreased. So I think you got it. These are adsorption isotherms and the isobars. Now as far as application of adsorptions are concerned, तो मैंने आपको कोल माइंस के बारे में बताया कि कोल माइंस में जो वर्कर्स है वो मास्क पहनते हैं, ठीक है। जो हम किसी कपड़े को डाई करते हैं तो वहां पे भी एडसॉर्प्शन का रोल होता है। आप एलम समझते हो? एलम होती है फिटकरी। नॉर्मली जब भी हम कपड़ा डाई करते हैं तो उसमें एलम डालते हैं। एलम क्या करता है? एलम उस डाई को कपड़े के साथ स्टिक कराने में हेल्प करता है। तो अगेन द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज देयर इन द डाइंग ऑफ क्लोथ्स। ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी में भी इसका रोल है। कैटालिसिस में अभी हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स का एग्जांपल लिया तो आपने देखा वहां पे एडसॉर्प्शन का ही तो रोल है। तो अगेन कैटालिसिस में भी इनका रोल है। सिलिका जेल्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। अगर आप अपने इन एंड अराउंड देखोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिख जाएंगी जहाँ पे दिस एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज टेकिंग place. So I think you got it. So with this we finish this video in which we have done all about the adsorption, and in the next video we'll do about the catalysis. So thank you till then. इसको आप अच्छे से पढ़ो, write it down, क्योंकि अगर आप लिखते हो, मैं बार बार आपको बताती हूँ, जब भी आप लिखकर कोई चीज़ पढ़ते हो ना वो पक्का हो जाती है, आपको भूलती नहीं है. So please revise it thoroughly and we'll meet in the next video.